आइए देखिए, अब हम चले 64-66 के बाद। किसके बाद? 64-66, जिसको कोठारी आयोग कहा गया। वहां से जब हम चले, चलते 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 तमाम प्रकार के उठापटक, बदलाव, नए चीज आए। अब वो दिन आया 1986 का। कौन सा दिन आया? 1986 का। जब 1986 में हम प्रवेश करते हैं, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी साहब थे। कौन थे? तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी साहब थे। उन्होंने 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विस्तार चाहा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर क्या चाहा? विस्तार चाहा। उनके देखरेख में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विस्तार हुआ। 1986 की कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे, कोई इनके अध्यक्षता में नहीं हुई। हाँ, यह कह सकते हैं कि राजीव गांधी साहब के देखरेख में इस शिक्षा नीति का क्या हुआ? विकास हुआ। इस 1986 एनईपी में मुख्य उद्देश्य था, जो एससी एसटी के जो लोग थे, दबे थे, जो पिछड़े हुए थे, उनको अगली पंक्ति में लाने के लिए इस शिक्षा नीति पर कार्य किया गया। 1986 के शिक्षा नीति पर अगर सबसे ज्यादा विशेष जोर दिया गया एससी एसटी के लोगों पर, क्योंकि उस समाज के लोग उस समय बहुत पिछड़े हुए थे। उस समाज के लोग बहुत दूर दूर तक थे। समाज की अगली पंक्ति में आने के लिए उनको सोचना पड़ता था। ऐसी व्यवस्था थी कि वो आ नहीं पाते थे। तो राजीव गांधी साहब ने एक ऐसी शिक्षा नीति तैयार की जिसमें विशेष बल दिया गया, विशेष जोर दिया गया कि ऐसे समाज के लोग इस पंक्ति में आए और अपनी हाजिरी, उपस्थिति दर्ज कराए। 1986 में इस पर कार्य किया गया। 1986 की इस शिक्षा नीति में 10 + 10 + 2 + 3, यानी कि 10 पास करेंगे तो 2 साल इंटरमीडिएट होगा। जब इंटरमीडिएट पास करेंगे तो 3 साल का ग्रेजुएशन होगा। उस शिक्षा नीति में व्यवस्थाएं लागू की गई। 86 के बाद हम चलते हैं 86, 87, 88, 89, 90। जब 90 में पहुंचते हैं तो आचार्य राममूर्ति साहब थे। उस शिक्षा नीति के जो अध्यक्ष थे आचार्य राममूर्ति साहब थे, उनकी अध्यक्षता में शिक्षा नीति का क्या हुआ? विस्तार हुआ। 90 के बाद 91 आता है। उस 91 की शिक्षा नीति के जो अध्यक्ष थे, जो तत्कालीन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, एन रेड्डी साहब थे। उनकी अध्यक्षता में कार्य होता है। फिर धीरे धीरे जब समय बढ़ता है 1992 आता है। फिर 1992 की शिक्षा नीति के अध्यक्ष आचार्य राममूर्ति साहब को बना दिया जाता है और उनकी अध्यक्षता में शिक्षा नीति पर कार्य होता है। कार्य होने के बाद यह तय किया गया कि 1986 से लेकर 1992 की जो शिक्षा नीति है उसका उद्देश्य क्या होगा। उनके उद्देश्य तय किए गए थे। वो उद्देश्य क्या थे? सबसे पहला उद्देश्य था व्यक्तित्व का शारीरिक, बौद्धिक व सौंदर्यपरक विकास। क्या तय किया गया? व्यक्तित्व का शारीरिक, यानी कि जो भी व्यक्ति हो उसका व्यक्तित्व जो हो क्या हो? एकदम बुद्धिमता हो। उसका व्यक्तित्व जो हो एकदम सौंदर्यपरक हो। उसका व्यक्तित्व जो हो तेज हो। यह निर्धारित किया गया। दूसरी बात क्या निर्धारित की गई? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। उस शिक्षा नीति में यह निर्धारित किया गया कि सभी लोग जो सोचे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचे। सभी लोग एक दूसरे से प्रश्न करें, सभी लोग एक दूसरे से तर्क करें, सभी लोग एक दूसरे में आपस में साक्षात्कार करें, वार्तालाप करें, व्याख्यान करें, तब जाकर के कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण का क्या होगा? विकास होगा। सबके अंदर कौन सी सोच आएगी? वैज्ञानिक सोच आएगी। क्योंकि भारत जो देश है, जो हमारा देश है, यह एक अंधविश्वास का देश है। भारत जो देश है, आप किसी के द्वारा कुछ बताई गई बातों को आंख बंद करके स्वीकार कर लेता है। समझ रहे हैं ना? हम नकल करने में आगे हैं। आज भी देख लीजिए, तमाम प्रकार की संस्थाएं हैं, हम लोगों को मूर्ख बना करके अपना पेट पालन पोषण कर रही है। जितनी संस्थाएं हैं, संस्था का मतलब होता है जहां एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति होती है, उसको क्या करते हैं? संस्था करते हैं। तमाम प्रकार की संस्थाएं हमारे देश
चीज को बड़े दूरदृष्टि की तरफ सोचा जाता है। जिस प्रकार से धान कट रहा है ना, तो अब जय गुरुदेव बाबा लोग आएंगे, बोरा लेकर के गांव गांव घूमेंगे। क्या इनकी सोच, वैज्ञानिक सोच नहीं है? किसी भी संस्था की वैज्ञानिक सोच, सभी संस्थाएं सबसे पहले अपना पेट भरना जानते हैं। जब तक उनका पेट नहीं भरेगा तब तक अगले के बारे में वह नहीं सोचेंगे। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जो 86-92 में जो बातें तय हुई, जो उद्देश्य तय किए गए, उसमें यह बातें कही गई कि सबका जो सोच हो वैज्ञानिक दृष्टिकोण सोच हो, सबकी जो सोच हो क्या हो, वैज्ञानिक। सभी लोग एक दूसरे से तर्क करें, एक दूसरे से प्रश्न करें, एक दूसरे से सवाल करें, तब जाकर के देश हमारा बहुत ऊंचा होगा। फिर आगे आए लोकतांत्रिक, चारित्रिक व आध्यात्मिक मूल्यों को सजोना। हमारे संविधान में जो लोकतंत्र की बातें लिखी गई, जो लोकतंत्र की बातें बताई गई, और चारित्रिक व आध्यात्मिक, अगर हमारे देश का हर एक नागरिक चारित्रिक होगा, हर एक नागरिक आध्यात्मिक होगा, समझ रहे, तो हमारे देश का विकास होगा। जब देश का विकास होगा तो उनके अंदर मूल्य आएंगे, मूल्य का मतलब गुण आएंगे, और ऐसे गुणों को हमको संजो करके रखना होगा ताकि आने वाली पीढ़ियों को हम बता सके कि जो हमारे पूर्वज थे वो लोकतांत्रिक थे, वो चारित्रिक थे, वे आध्यात्मिक थे। यही ना हम बताएंगे, इसलिए इसको ये करना। अगला है समाजवाद के मूल्यों का विकास। जो हमारे संविधान में समाजवाद शब्द जुड़ा, वो समाजवाद का अर्थ होता है कि पिछड़े, यानी कि पिछड़े पंक्ति को बढ़ा करके अगले पंक्ति के बराबर करना समाजवाद की परिभाषा है। समाज में पटी खाइयों को बराबर करके एक समान लाना क्या है, समाजवाद की परिभाषा है। जिस प्रकार से आप देखेंगे बड़े बड़े जो हमारे देश में दल बने हुए, सभी दलों में किसी न किसी रूप में कोई कार्य कर जाते हैं। जिस प्रकार से आप देखेंगे बिहार में एक पार्टी है, उनके घर में धोबी की कार्य करते हैं, उनको एक उच्च सदन में भेज दिया जाता है। हमारे देश में देख लीजिए, सभी लोग एकजुट होकर के सबसे ST की महिला को देश के प्रथम नागरिक बना दिया जाता है। बनाया जाता है, नहीं बनाया जाता है? तो ये किसकी परिभाषा है? समाजवाद की परिभाषा है। इसलिए सबके अंदर समाजवाद के मूल्यों का विकास अगर हो तो हमारा समाज एक बराबर हो जाएगा। जब हमारा समाज एक बराबर सोचने लगेगा, जब हमारा समाज समान सोचने लगेगा, तो हमारा राष्ट्र सर्वोपरि स्वयं हो जाएगा। अगली बात क्या है? धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों का विकास। हमारे संविधान में यह भी बात निहित की गई है कि एक दूसरे धर्म का हम सम्मान करें, एक दूसरे धर्म का क्या करें, हम सम्मान करें, किसी धर्म का विरोध न करें। यह संविधान में बात लिखी गई है। इसके अनुसार सबको यह बात बताई जाए कि शिक्षा नीति के तहत 86 और 92 के तहत। अगला भावात्मक तथा राष्ट्रीय एकता का विकास। देखिए, भारत भावनात्मक देश है। भारत कैसा है? भावनात्मक देश है। हम भावनात्मक देश में रहते हैं। हमारे देश में भावनाएं बहती हैं, हमारे देश में भावनाओं की नदियां बहती हैं। बहती है कि नहीं बहती है? हमारे देश में इतना भावनात्मक है कि लोग जमीन पर से उठाते हैं और ऊंचा बना देते हैं। इसलिए 86-92 में कहा गया कि भावनात्मक के साथ, भावात्मक के साथ राष्ट्रीय एकता में क्या करें, हम सहायता करें। अगली बात बताई गई व्यावसायिक क्षमता का विकास। देखिए, जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, जब तक हम अपने बदौलत नहीं रहेंगे, तब तक राष्ट्र विकसित नहीं हो सकता है। देश का हर एक नागरिक जब तक अपना विकास स्वयं करना न सीखे, अपने बारे में स्वयं कुछ करना न सीखे, सच में जब वो व्यक्ति पिछड़ेगा तो उसका परिवार पिछड़ेगा, जब उसका परिवार पिछड़ेगा तो एक समाज पिछड़ेगा, जब एक समाज पिछड़ेगा तो एक राष्ट्र पिछड़ेगा। तो इसलिए उस व्यक्ति को सबसे पहले उस व्यक्ति के अंतर्गत व्यवसायिक की सोच होनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्या था, यह उद्देश्य था कि यह उद्देश्य सभी नागरिकों के जीवन में, सभी नागरिकों के अंदर यह बातें जाए और सभी नागरिक क्या हो, जागरूक हो, जागरूक होकर के अपना
लोग इसको अपने बारे में